स्टूडेंट्स, कोशिका की संरचना का टॉपिक अपना चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने कोशिका का चित्र बना करके कोशिका की एक सामान्य संरचना का अध्ययन किया था। अब अपन उस संरचना को आगे बढ़ाते हुए हर एक कोशिका के भाग का वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसमें बाहर से अंदर की तरफ अपन कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अपन पादप कोशिकाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो पादप कोशिकाओं के सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सबसे बाहर कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति का अध्ययन करने के बाद में अपन अंदर आएंगे तो कोशिका झिल्ली, फिर कोशिकांगों के बारे में, फिर लास्ट में केंद्र के अंदर जाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक है पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति। टॉपिक का नाम है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति की संरचना कैसे होती है वो आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे अपन। कोशिका भित्ति जो पादप कोशिकाओं के अंदर सबसे बाहर एक निर्जीव परत के रूप में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। मुख्य रूप से बात करते हैं तो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। मुख्य घटक जो होता है वो सेलुलोज ही होता है, मगर कुछ मात्रा के अंदर इसमें सेलुलोज के साथ में पेक्टिन भी पाया जाता है। पेक्टिन व सेलुलोज दोनों की बनी होती है। मुख्य घटक जो होता है वो सेलुलोज ही होता है। इसलिए अपन दोनों को सामूहिक रूप से पेक्टोसेलुलोज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेक्टोसेलुलोज। यानी पादपों में कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति जो पादपों में पाई जाती है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है उसकी अपन बात करते हैं। तो कोशिका भित्ति जो होती है उसकी संरचना की बात करते हैं। कोशिका भित्ति की संरचना तो यह मुख्य रूप से 4 स्तरों में विभाजित होती है। यानी कोशिका भित्ति जो होती है उसकी 4 परत या 4 स्तर पाए जाते हैं, जिसको अपन बाहर से अंदर की तरफ अध्ययन करते हैं। तो इसके 4 स्तर कौन कौन से हो जाते हैं? पहले तो मैं इन 4 स्तरों के नाम लिख रहा हूँ। सबसे बाह्य स्तर जो है वो है मध्य पटलिका। उसके बाद में मध्य पटलिका के अंदर की तरफ जो स्तर पाया जाता है उसका नाम है प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति से अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है उसका नाम है द्वितीयक भित्ति। और द्वितीयक भित्ति से अंदर की तरफ जो सबसे अंदर की तरफ परत पाई जाती है उसका नाम है तृतीयक भित्ति। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले तो प्राथमिक आना चाहिए, मगर सबसे बाहर मध्य पटलिका है, उसके बाद में प्राथमिक भित्ति, फिर द्वितीयक भित्ति और फिर तृतीयक भित्ति। इस प्रकार से कोशिका भित्ति जो होती है वो इन 4 परतों में या 4 स्तरों में विभाजित होती है। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और फिर तृतीयक भित्ति। हालांकि तृतीयक भित्ति सभी कोशिकाओं में दिखाई नहीं देती है, कुछ परिपक्व कोशिकाओं में ये दिखाई देती है, मगर मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति ये सभी कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों में आसानी से दिखाई देती है। तो कोशिका भित्ति की संरचना के अंदर ये 4 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मध्य पटलिका की। इस मध्य पटलिका से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। मध्य पटलिका जो कोशिका भित्ति का सबसे प्रारंभिक रूप है, यानी सबसे पहले बनने वाली परत है मध्य पटलिका। जब कोशिका विभाजन होता है तो मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। ये एक मात्र कोशिका है। जब इसमें विभाजन होता है तो विभाजन होकर के 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, और दोनों पुत्री कोशिकाएं आपस के अंदर, यानी 2 पादप कोशिकाएं आपस के अंदर जो पास पास स्थित है, अपन ये कहें कि आसन कोशिकाएं, आसन का मतलब 2 पास पास स्थित कोशिकाएं जिस परत के द्वारा जुड़ी रहती है उस परत को अपन मध्य पटलिकाएं बोलते हैं। यानी जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के पश्चात बनी हुई दोनों पुत्री कोशिकाएं आपस के अंदर बीच में एक पटलिका का निर्माण करती है, जिसका नाम है मध्य पटलिका। अर्थात मध्य पटलिका कोशिका भित्ति का सबसे प्रारंभिक रूप है, जो एक पतली सी परत होती है। यह मध्य पटलिका सबसे पहले बनने वाली परत है। और यह किसकी बनी होती है? सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य पटलिका जो है वो किस पदार्थ की, यानी किस रासायनिक तत्व की बनी होती है। तो आपको आंसर देना है कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है मध्य पटलिका,
जो दो आसन कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाली सबसे प्रारंभिक पतली परत है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की ये बनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य पटलिका में से पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है कि जब फल जो होते हैं वो पक जाते हैं, यानी कोई भी फल जो होता है जब परिपक्व हो जाता है या पक जाता है उस समय पर फल जो होता है वो नरम हो जाता है। उसके नरम होने का क्या कारण है? तो आंसर ये देना है आपको कि फलों के पकने के समय पर मध्य पटलिका वाली परत जो होती है वो घुल जाती है। कोशिका भित्ति के अंदर जो मध्य पटलिका जो सबसे बाहरी परत है, ये मध्य पटलिका वाली परत जो होती है वो घुल जाती है, अर्थात इसका अपघटन हो जाता है, फलस्वरूप फल जो होते हैं वो पक जाते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है ये वाला, और एक क्वेश्चन जो है वो है फलों के पकने के समय पर कौन सी परत जो होती है घुल जाती है। तो आंसर आपको देना है मध्य पटलिका, यानी फलों के पकने से संबंधित कोशिका भित्ति की कौन सी परत उत्तरदायी है। तो आंसर आएगा मध्य पटलिका, ये घुल जाती है। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्राथमिक भित्ति। मध्य पटलिका सबसे प्रारंभिक भित्ति है। उसके बाद में इस मध्य पटलिका के ऊपर विभिन्न पदार्थों का जमाव होने लग जाता है, विभिन्न पदार्थ इसके ऊपर आकर के जमने लग जाते हैं। जमने से ये मध्य पटलिका जो होती है ये मोटी होती जाती है, फलस्वरूप इसके ऊपर और परतों का निर्माण हो जाता है। जब एक परत के ऊपर किसी दूसरे पदार्थों का जमाव हो जाता है तो एक परत के ऊपर दूसरी परत और आ जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न पदार्थों का जमाव हो जाने से मध्य पटलिका से अंदर की तरफ प्राथमिक भित्ति, फिर और अधिक पदार्थों का जमाव हो जाने से द्वितीयक भित्ति अंदर की तरफ, फिर सबसे अंदर की तरफ तृतीयक भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो कौन कौन से पदार्थों का जमाव हो जाने से प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है? तो प्राथमिक भित्ति अपेक्षाकृत एक लचीली भित्ति होती है जो मुख्य रूप से हेमीसेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई परत होती है जो मध्य पटलिका के जस्ट नीचे पाई जाती है। ये होती है प्राथमिक भित्ति। अब उसके बाद में कोशिका भित्ति की मोटाई और अधिक बढ़ती जाती है और अधिक पदार्थों का जमा हो जाता है अंदर की तरफ। तो प्राथमिक भित्ति पर फिर और किन पदार्थों का जमाव हो जाता है जिससे द्वितीयक भित्ति बनती है। द्वितीयक भित्ति जो होती है वो अपेक्षाकृत मोटी और दृढ़ भित्ति होती है। कोशिका को दृढ़ता प्रदान करने के लिए सबसे उत्तरदायी परत या स्तर जो होता है ना कोशिका भित्ति का, वो होता है द्वितीयक भित्ति। क्यों होती है? क्योंकि द्वितीयक भित्ति किससे मिलकर के बनी होती है? हेमीसेलुलोज और पैक्टिन तो पाए ही जाते हैं इसके अंदर, इनका तो जमाव होता ही है, और साथ में इसमें लिग्निन व सुबेरिन का जमाव भी हो जाता है। यानी लिग्निन और सुबेरिन जो होते हैं वो कौन सी भित्ति में पाए जाते हैं? द्वितीयक भित्ति में पाए जाते हैं। हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, ये तो पैक्टिन ये तो पाए जाते हैं, इसके साथ में लिग्निन और सुबेरिन जो होते हैं उनके जमाव हो जाने से कोशिका भित्ति जो होती है अधिक दृढ़ हो जाती है। अब दृढ़ होने के साथ साथ में लचीलापन भी प्रदान होता है। लचीलापन किसके द्वारा प्रदान होता है? लिग्निन जो होता है वो कोशिका भित्ति को लचीलापन प्रदान करता है, और सुबेरिन जो होता है वो कोशिका भित्ति को दृढ़ता प्रदान करता है। सुबेरिन का एक काम और है, सुबेरिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके जमाव हो जाने से कोशिका भित्ति जो होती है वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। अपारगम्य का मतलब क्या होता है कि सुबेरिन का जमाव हो जाने से कोशिका भित्ति में से जल के अणु होकर के गुजर नहीं सकते हैं, यानी कोशिका के अंदर जल के अणु नहीं आ सकते हैं। तो कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति में लिग्निन, सुबेरिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन ये सभी पदार्थ मिलकर के दृढ़ बनाने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद में सबसे आंतरिक भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति की सबसे आंतरिक परत जो है वो होती है तृतीयक भित्ति। हालांकि सभी पादपों की कोशिका भित्ति में ये नहीं पाई जाती है, कुछ पादप जो परिपक्व कोशिकाएं होती है उनमें पाई जाती है। इसके अलावा कुछ जिम्नोस्पर्म पादप जो होते हैं उनके अंदर भी ये दिखाई देती है। सबसे आंतरिक परत होती है और ये बिल्कुल शुद्ध रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर शुद्ध रूप से सेलुलोज ही पाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिकाओं के अंदर 4 परतों में विभाजित होती है, जिसका मैंने ये चित्र भी बना रखा है इधर कोशिका भित्ति का चित्र। हालांकि किताब के अंदर चित्र नहीं दिया हुआ है, नोट्सों में आपको कोई चित्र मैंने नहीं भेजा है, सिर्फ समझाने के लिए चित्र बनाया है। जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सबसे बाहर की तरफ देखो मध्य पटलिका, सबसे बीच के अंदर ये जो लाइन बन रही है सबसे जो बीच में चल रही है ये मध्य पटलिका स्तर है।
दो कोशिकाओं के बीच के अंदर पाई जाने वाली परत जो है ना वो मध्य पटलिका है। मगर ये पूछे अपन से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि दो कोशिकाओं के मध्य सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति का कौन सा स्तर पाया जाता है, तब तो आपको आंसर देना है मध्य पटलिका। मगर ये पूछ ले कि एक पृथककृत कोशिका भित्ति को पृथक कर लिया कि अकेली कोशिका भित्ति है, तो सबसे बाहर की ओर कौन सी पाई जाएगी, तब प्राथमिक भित्ति हो जाएगी, क्योंकि मध्य पटलिका तो दो कोशिकाओं के बीच में है। एक सिंगल कोशिका की बात करते हैं, एकल कोशिका की, तब प्राथमिक भित्ति आ जाती है, क्योंकि मध्य पटलिका तो हट जाती है वहां पर दो कोशिकाओं को हटाने से। तो यहाँ पर अपन ने ये तीन पादप कोशिकाएं हैं, तीनों पादप कोशिकाओं को आपस के अंदर जोड़ा है, उत्तक बनाया है। तो सभी कोशिकाओं के बीच के अंदर कौन सी परत आपस में जोड़ी रखती है, जो सबसे सेंटर में लाइन बना रहा हूं मैं, ये मध्य पटलिका है। ठीक है, उसके बाद भी अपन बात करते हैं तो इसके अंदर की तरफ चलते हैं, तो ये वाली होगी है प्राथमिक भित्ति, ये वाली जो ये अंदर वाली लाइन है ये प्राथमिक भित्ति। उसके बाद में अंदर चलते हैं, ये वाली जगह जो होती है ये द्वितीयक भित्ति। और यहाँ पर अपन चलते हैं तो ये अंदर की तरफ सभी कोशिकाओं में नहीं बनाई मैंने, कुछ कोशिकाओं में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। तो सबसे अंदर की तरफ ये वाली जो परत या भित्ति जो होती है ये कहलाती है तृतीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति के अंदर की तरफ ये गुहा बनाई है मैंने। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति को चित्र के द्वारा भी अपन समझा सकते हैं। तो ये हो गई अपनी पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला सबसे बाह्य आवरण कोशिका भित्ति की संरचना का वर्णन। अब अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के क्या कार्य होते हैं, तो कोशिका भित्ति एक दृढ़ आवरण होता है पादप कोशिकाओं में चारों तरफ। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं, पादप कोशिकाओं को एक निश्चित आकार व निश्चित आकृति प्रदान करना नंबर 1 कार्य है। पादप कोशिकाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना, रक्षात्मक आवरण प्रदान करना, कि कठोर आवरण हो गया है तो आंतरिक भागों का रक्षा करने का यानी सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करने का यह काम भी कोशिका भित्ति का होती है। इसके अलावा पादप कोशिकाओं को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है, क्योंकि पादप को सीधा खड़ा करने के लिए पादपों के जितने भी उत्तक होते हैं उनका दृढ़ होना जरूरी है, और दृढ़ता प्रदान कोशिका भित्ति करती है। तो यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है कोशिका भित्ति। इसके अलावा जंतु कोशिका पादप कोशिकाओं में अंतर के समय पर मैंने आपको एक शब्द बताया था, वो है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्यक तंतु। दो पादप कोशिकाएं जब आपस के अंदर जुड़ी रहती है तो उन दोनों के मध्य एक चैनल बनता है, एक ऐसा रास्ता बनता है जिसके द्वारा एक पादप कोशिका से दूसरी पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये वाली जो संरचना होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी दोनों के जीवद्रव्य आपस के अंदर मिल जाते हैं। ये जीवद्रव्य जब बनते हैं तो विशिष्ट प्रकार के तंतुओं का निर्माण होता है। ये तंतु जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं। और इस प्लाज्मोडेस्मेटा का निर्माण जो होता है वो कोशिका भित्ति के द्वारा ही होता है, क्योंकि दो पादप कोशिकाएं जब आपस के अंदर जुड़ती है, जैसे ये एक पादप कोशिका है, ये एक पादप कोशिका है, तो दोनों कोशिकाएं जब जुड़ती है तो मध्य पटलिका से जुड़ी है। तो इस मध्य पटलिका के निर्माण के समय पर ही दोनों के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतुओं का निर्माण होता है, जिसके द्वारा विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा का निर्माण भी कोशिका भित्ति से होकर हुआ है। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कोशिका भित्ति के कार्य के अंदर कि प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा दो कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करने में भी कोशिका भित्ति सहायक होती है। तो ये कोशिका भित्ति के कार्य हो गए हैं। समझ में आ गई बात। ये हो गया अपना आज का टॉपिक कोशिका भित्ति वाला। अगले वीडियो में अपन कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ कोशिका की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। अब बात रही नोट्सों की, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। नोट्स जो हैं वो मैं अब तक आपकी वीडियो की भेज चुका हूँ। अब जो आपके पास पीडीएफ आएगी नोट्स की, वो आएगी कंप्लीट इस चैप्टर की पीडीएफ। पूरी की पूरी 25-30 पेजों की नोट्स की पीडीएफ मैं आपको एक साथ भेज रहा हूँ। पूरा चैप्टर आ जाएगा उसमें कोशिका वाला। हर एक चीज जो अपन अगले 10-15 वीडियो तक पढ़ेंगे उसके सभी नोट्स जो हैं वो एक साथ एक ही बड़ी पीडीएफ में भेज रहा हूँ। तो आगे से आप इस चीज का ध्यान रखना कि आप जैसे चैट के माध्यम से मेरे से बार बार पूछते हो कि सर नोट्स, तो अब जो पीडीएफ आएगी वो एक बड़ी पीडीएफ आ रही है, जिसमें आप नोट्स आराम से धीरे धीरे करके बनाते रहना। अगले 10-15 वीडियो तक के नोट्स में एक साथ आपको भेज रहा हूँ। एक पूरा चैप्टर जो है ना, ये इस चैप्टर के पूरे नोट्स आपके पास एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोशिका झिल्ली वाला टॉपिक लेकर के। थैंक यू।